पाकिस्तान का डिफेंस बजट $9 बिलियन वर्सेस इनका डिफेंस बजट $81 बिलियन। यस, अगर आप मान लें बात कि पाकिस्तान ने डिफेंस किया है, ऑफेंस कर ही नहीं सके, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आप किस तरह जीत गए जिनका $81 बिलियन है? आपके पास हर चीज मौजूद है, वो तो सैकला थे। आप रोजाना कहते थे भिखारी हैं, मैं मानता हूं भिखारी हैं, मैं खुद कहता हूं 7 करोड़ भिखारी पूरी दुनिया में खैरात मांगते फिर रहे हैं, लेकिन आप सुपर पावर थे। जीता कौन? जो भिखारी है वो। इसका भी तो जवाब देना आप। दोस्तों, जिनको भी आपने सुना, ये थे डॉक्टर साजिद तरार जी। ये पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन अमेरिका में इस समय कार्यरत हैं। ये वकील के पेशे से आते हैं, परंतु वहाँ पे बिजनेसमैन के तौर से भी ये जाने जाते हैं। इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ है। ये मोदी जी के बहुत बड़े मुरीद थे। ये चाहते थे कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को भी चाहिए, और भारत की विदेश नीति के ही बहुत बड़े प्रशंसक रहे थे। पर पिछले दिनों इनको मुनीर, जो कि पाकिस्तान के कमांडर हैं, उन्होंने बुलाया, क्योंकि उन्होंने बाकी भी और जो बिजनेसमैन थे सभी लोगों को बुलाया था पाकिस्तान में निवेश करने के लिए। ये भी अपना एक प्रपोजल लेकर पाकिस्तान में गए और इन्होंने वहाँ पे एआई के मार्फत ड्रोन का कुछ मतलब फैक्ट्री लगाने की या यूनिवर्सिटी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु वहाँ पे मुन ने वो हिंदुस्तान और हिंदुओं के विरुद्ध जो थ्योरी समझाई, 2 नेशन थ्योरी, कि हम हिंदुओं से कैसे अलग हैं, वो सारी बातें समझने के बाद इन्होंने भी अपना मन चेंज कर लिया। दोस्तों, जो कल तक भारत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इस समय ये भारत की ही बुराइयां करने लगे। आज ये देखिए, इतने बड़े जानकार, इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद ये आज उग्रवादियों का समर्थन करने पर आ गए हैं। मुनीर ने कुछ इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करी है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह की खातिरदारी की बात कर रहा हूँ। उस खातिरदारी के बाद से इन्होंने बिल्कुल अपना मतलब के ट्रैक ही चेंज कर लिया। जिस तरह ये शांति और उसकी बात करते आ रहे थे, और उसके आपके बाद ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग हुई, उसमें भारत ने क्या हासिल किया, जीता तो आखिर पाकिस्तान ही है। दोस्तों, इस तरह की बातों पर उतर रहे हैं। अननोन गनमैन जिनको मार रहे हैं, ये उनके लिए इनके पास हमदर्दी जागने लगी है। जबकि इससे पहले मैं इनकी बहुत वीडियो देखता रहा हूँ, कहीं पे भी इस तरह से बात नहीं करते थे। हमेशा ये गलत को गलत कहने की कोशिश करते थे, हमेशा पाकिस्तान को सलाह देते थे कि पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों से बाहर आए, जो भारत कह रहा है वो ठीक करे, भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारे। लेकिन आज इनकी खातिरदारी होने के बाद ये इतना बदल गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, कई वीडियो पे इन्होंने कमेंट किए, मैंने इनकी 2-3 वीडियो से ये क्लिप निकाली हैं, आप भी देखिए। जब ये अख्तर साहब एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, उस पर जरा कमेंट कीजिएगा। वो एक इंडिया के बहुत ज़बरदस्त लिरिस्ट हैं, पता नहीं, और राइटर हैं। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कर दी है। उन्होंने जावेद अख्तर साहब, आपने नाम सुना? उन्होंने कहा जी मुझे जहन्नम में चला जाओ पाकिस्तान। उन्होंने कहा 2 ऑप्शन हो, पाकिस्तान और जहन्नम, तो मैं जहन्नम में जाना। डॉक्टर साहब, ये क्यों, ये क्या चीज है? हालांकि वो पाकिस्तान आए हैं, वो यहाँ पे नहीं, मैं बता देता हूँ क्या है। जावेद साहब ने भारत में रहना है, उन्हें कहना पड़ता है। और वो मेरे ख्याल किसी शिवसेना की तकरीब में खिताब कर रहे थे। जहां भी हो उन्होंने रहना है। आप देखें कि इस वक्त आपके हॉलीवुड के जो मुसलमान एक्टर हैं, उनके हालात क्या है। आमिर खान के खिलाफ ट्रोलिंग की हालात क्या है। लेकिन चीमा साहब, आपने वहां रहना हो शायद, तो आप ही यही कहेंगे जो जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे भारत से, पाकिस्तान से जहन्नम अच्छी है। आप ये कहना पड़ता है चीमा साहब, रहना होता है आपने वहां, आपकी प्रॉपर्टीज हैं वहां पे, ये कहना पड़ता है, मजबूरी। मुझे आज उन 22 करोड़ मुसलमानों पे तरस आ रहा है, तरस आ रहा है। हर रोज उनको एक प्रूफ देना पड़ता है गले में डाल के कि वी लव इंडिया। कहना पड़ता है। चले चीमा साहब दिए। जावेद अख्तर साहब, जिनको भारत में मतलब के हर व्यक्ति जानता है, वो बहुत बड़े अच्छे लिरिक्स हैं, स्टोरी राइटर हैं, उनका भारत में एक अपना मुकाम है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान और नर्क में से चुनने की चॉइस मिले कि मैं कहाँ रहना पसंद करूंगा, तो मैं नर्क में रहना पसंद करूंगा, ना कि पाकिस्तान में। इस बात को लेकर भी उन्होंने जो मतलब कि साजिद तरार साहब हैं, उसका कुछ और अलग ही मतलब से समझाने की कोशिश करी। वो कहते हैं हिंदुस्तान के हालात इस तरह से हैं कि वहां पे इंसान को, मुसलमानों को रहने के लिए इस तरह से कहना पड़ता है। उन्होंने खान बंधुओं की बात करी, बॉलीवुड की बात करी कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं खान, उनका कितना बुरा हाल किया है वहां के लोगों ने। यानी कि वो हिंदुओं को कल्प्रिट बनाने की कोशिश करते रहे अपने वीडियो, तरह तरह की वीडियो के अंदर,
कि हिंदुओं को मुसलमानों पर अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें उनको 25 करोड़ जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि हिंदुस्तान ने उन कैसे हालात बना के रख दिए हैं। दोस्तों ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान की वजह से ही अगर हिंदुस्तान में कुछ नफरतें पैदा भी हो रही हैं तो पाकिस्तान के मुसलमानों की वजह से ही पैदा हो रही हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के लोग आपस में सब एक हैं। यहाँ पे किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है तो उनके अपने देश पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिसको कि उनको देख के सुधारने की जरूरत थी, जबकि वो इंडिया के ऊपर ही ब्लेम लगाने शुरू हो गए। एक पढ़ा लिखा एक अच्छा खासा वकील जिसका ब्रेन इतना वाश हो सकता है, जिसकी खातिरदारी के बाद पूरा अपना ट्रैक ही चेंज कर लेगा, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों आप देखिए उनके वीडियो का आप भी आनंद उठाइए, किस तरह की जावेद अख्तर जी की वीडियो के ऊपर किस तरह से कमेंट कर रहे हैं, और दूसरे टॉपिक के ऊपर भी ये जो पहलगाम के ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि भारत ने आज तक कोई सबूत नहीं दिया। दोस्तों भारत को सबूत, आप माने ना माने, मैं मान गया हूं। मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी का, उनकी हर चीज का बहुत बड़ा मैं फैन था, बहुत बड़ा फैन था। मैं बड़ा ब्रैग करता था कि डॉक्टर जयशंकर देखें किस दिलेरी से रशिया से तेल लेके अमेरिका को कहता है कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारी पॉलिसी और है, हमें अपनी कौम चाहिए, नेशनलिज्म। मैं कहता था, बिल्कुल कहता था, डिसीजन भी ठीक था। लेकिन आज दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी हुई तो फिर उन दुनिया को भी तो एक्सेप्ट करें ना आप उनको भी तो राइट देना। दे हैव अ राइट टू सपोर्ट एंड चूज। अब उस आइसोलेशन में शीशी तहूर को बाहर भेजे जा रहे हैं, 7 लोग जा रहे हैं बाहर। अब जाए लोगों को जी बताएं कि मतलब हमारे पास कश्मीर के हादसे का सबूत कोई नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ सबूत कोई नहीं है, लेकिन हमें हमारा केस सुने आप। हमें पाकिस्तान का पानी भी बंद करना है, हमने इसके 4 टुकड़े भी करने हैं, हमें पीओके कश्मीर भी चाहिए, लेकिन कश्मीर के हादसे का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बर्तानिया का फॉरेन मिनिस्टर कह चुका, मैं नहीं कह चुका। भारत को सबूत किनको दिखाना था? सबूत सरेआम उन्होंने गोलियां मारी, भारत ने कहकर हमला किया कि हमने किया, हम उग्रवादी ठिकानों पे हमला करेंगे, भारत ने हमला किया। और हमला करने के बाद जो कि एक प्रोटोकॉल होता है कि आप किसी देश में कर रहे हैं, इवन कि अमेरिका ने भी एबटाबाद पे जब हमला करने के बाद उनको इन्फॉर्म किया था कि हमने यहाँ पर सद्दाम लादेन को मार दिया है, तो आप देख लीजिए। इस तरह से इंडिया ने भी हमला करने का तो बताया जी, हमने के उग्रवादी ठिकानों पे हमला किया, अब बाकी आप देख लो, हमने कोई भी आपकी आर्मी के उसके ऊपर अटैक नहीं किया। उस बात को लेकर भी वो मतलब कि अपनी से मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इनका एक ड्यूल कैरेक्टर जो था कि वो उभर के सामने आया। आज तक ये अपने आप को छुपा के बैठे हुए थे, अब कि अपने आप एक सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी यही कर रहे हैं कि मुझे हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सारे बराबर हैं। लेकिन जो अंदर का दर्द है इनका वो छलक कर बाहर आ रहा है। अब देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों मुझे नजर आ रहा है कि सामने कि भारत के अंदर भी जितना गुस्सा, अग्रेशन और जो नफरत है चीमा साहब, वो रेडिकलाइजेशन जो एक्सट्रीम पर है, रेडिकलाइजेशन किसी फॉर्म और शेप में भी ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। जब वो रेडिकलाइज और रिलीजन बेसिस पे आके दूसरे इंसानों से नफरत करता है और खून देखना चाहता है, which is not absolutely। चीमा साहब दुख है, लेकिन चले। चीमा साहब आपने बताया है कि रजा उल्लाह निजामी मेरी नजर में मर गया है, नहीं मरा है, था है नहीं, उसको खुद ही इन्होंने कह दिया। 2006 में उसने नाकाम हमला करने की कोशिश की थी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे। पता नहीं, खुदा जाने आरएसएस कहां से कहां उसका हेडक्वार्टर है, रजा उल्लाह निजामी कौन है। इस तरह के 50,000 लोग हैं इस वक्त। हालत ये है, दुख वाली बात ये करूंगा चीमा साहब, कल आपके इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अभी तक इन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं। कल का आया था, कल का पाकिस्तान आया चीमा साहब, वो भारत जाएगा आगे। उसने कहा अभी तक इन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया जो कश्मीर के हवाले से। चीमा साहब दूसरी एक, बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम, बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था,
बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा की सेंट्रल एक फ़िगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता है और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर-ए-तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी ज़रा स्टोरी सुन लें इस बंदे की। जो इंडियन अकाउंट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेपाल मॉड्यूल का बंदा था। ये करता क्या था, ये रिक्रूट करता था बहुत सारे लोगों को, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था उनको, जो एक्टिविटीज़ करते थे। जो लश्कर-ए-तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। और उसका जो रोल था, वो कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये स्मगलिंग भी आर्म्स की करवाता था। और इस तरह ये स्लीपर नेटवर्क्स वगैरह जो इंडिया के अंदर हैं, जो एलईटी के हैं, ये इंडिया में की अकाउंट बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू एन इंडियन अकाउंट। पाकिस्तान के में कि तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो इंडियंस जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। दोस्तों मेरे ख्याल से तो आप भी देख लिया होगा आपने किस तरह से इन लोगों का ड्यूल करैक्टर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त पवनदार को। नमस्कार दोस्तों।